हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में संविधान की प्रस्तावना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस संविधान चैप्टर में। तो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे प्रस्तावना क्या है, इसके स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, इसको देखेंगे। और ये मैं इतना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस वीडियोस में प्रस्तावना में पूरा 100% आपको समझ में आएगा। और वीडियोस को आप पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बात बता दें कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, तो एक लाइन में कहें तो प्रस्तावना जो है संविधान का एक दर्शन है। और दर्शन कैसे है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, इसकी उपेक्षाएं, उद्देश्य दृष्टिगोचर यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का जो सार है, इसकी उपेक्षाएं हैं, इसका उद्देश्य जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का दर्शन है। N.A. पालिकवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। N.A. पालिकवाला एक विद्वान हैं जिन्होंने इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का नाम दिया। K.M. मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना जो है राजनीतिक कुंडली है, संविधान की राजनीतिक कुंडली है प्रस्तावना। ठाकुर दास भार्गव बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहे हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, चाहे आप IAS की एग्जाम दें, PCS की एग्जाम दें, तो ये पूछा जा चुका है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो वो प्रस्तावना है। ये कौन कहे हैं? ठाकुर दास भार्गव, याद रखेंगे। अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि ये जो प्रस्तावना है संविधान की कुंजिका है। ये कौन कर रहे हैं? अर्नेस्ट बार्कर। जो प्रस्तावना है संविधान की कुंजिका है। और आपको मालूम होगा कि ये जो प्रस्तावना निकल कर आया उद्देश्य प्रस्ताव से ही। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1946 को पारित हुआ। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है बाद में जाकर के प्रस्तावना का रूप ले लिया। तो इस तरीके से हम इस प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। आते हैं इसके स्रोत पर कि इस प्रस्तावना का जो स्रोत है कहाँ से आया हमारे भारतीय संविधान में। तो जो प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान में आया वो अमेरिका की संविधान, जो प्रथम लिखित संविधान है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व में प्रथम यानी सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में पाया गया, तो अमेरिका में। तो इसलिए लिख दिए हैं कि समझ में आ जाएगा। तो अमेरिका की संविधान, प्रथम लिखित संविधान जो है, वहाँ से प्रस्तावना को हमारे भारत में लाया गया और उस भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये भी पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसमें प्रस्तावना में मुख्य रूप से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। बहुत बार पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में। इसके बाद हम उपयोगिता को अभी जस्ट देखेंगे। उससे पहले हम प्रस्तावना को थोड़ा, पूरे प्रस्तावना को जो भारतीय संविधान में वर्णित है उसको थोड़ा पहले समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद हम उपयोगिता पर भी उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं।
तो आइए इस प्रस्तावना की उपयोगिता को देखते हैं। इससे पहले प्रस्तावना काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम हो कि पूरी प्रस्तावना में क्या क्या उसमें वर्णन किया गया है उसको नहीं जानते होंगे, तो हम प्रस्तावना को भी आपके सामने बताएंगे। अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, कॉपी में हम बोलेंगे, आप नोट कर लीजिए, या आप किसी भी एनसीईआरटी के बुक अगर पढ़ते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो के बाद भी या वीडियो के पहले या वीडियो देखते समय भी उसको आप याद कर सकते हैं। तो प्रस्तावना को हम बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना शुरू से अंत तक पढ़ करके सुनाएंगे आपके सामने। हम भारत के लोग यानी भारत की जनता भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, और ये संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है घबराइएगा मत, जस्ट इसके बाद ही आएंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और अतमार्पित करते हैं। ये रहा संविधान की प्रस्तावना जो आपके सामने अभी हम पढ़ करके सुनाए। तो बहुत से दोस्तों को याद भी नहीं हुआ होगा, तो एक दो बार जो भी हम बोले हैं उसको सुन लीजिए, या आप एनसीईआरटी की बुक्स को जा करके आप देख लीजिए, एक दो बार याद हो जाएगा। और याद करने का एक और शॉर्ट तरीका जो अभी हम बतलाएंगे उस हिसाब से अगर आप सेट कर देते हैं तो प्रस्तावना को कभी भी लाइफ में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम प्रस्तावना जैसे सेट किए हैं इसकी उपयोगिता को अगर आप समझ लिए तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आते हैं। शासन शक्ति या संविधान का स्रोत क्या है, यानी कौन है, शासन का शक्ति कौन है, तो ये हम भारत के लोग। इस प्रस्तावना में जो शासन है शक्ति है या संविधान का स्रोत कह सकते हैं क्या है, तो हम भारत के लोग यानी भारत की जनता ही ना होगी, तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। ये रहा। इसके बाद इसका स्वरूप है दोस्तों, तो स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के लोग भारत को कैसा, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं, समाजवादी पर पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हम बना रहे हैं भारत। तो ये स्वरूप इसका रहा। अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है, उसको अभी हम चर्चा जस्ट करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य में क्या है, तो न्याय स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुत्व, ये भी शामिल किया गया है इस प्रस्तावना में भारतीय संविधान में। तो इन सभी के बारे में हम डीपली से जानकारी अभी प्राप्त करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और याद करने में भी प्रस्तावना आपको काफ़ी आसानी होगी। ऐतिहासिक स्रोत शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा। ऐतिहासिक स्रोत यानी 26 नवंबर को 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर दिया गया। तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसे जाना जाता है। तो आइए हम इस स्वरूप में जो शब्द है उसकी अर्थ को समझ लेते हैं और उद्देश्य का भी अर्थ समझेंगे जिसमें न्याय स्वतंत्रता है। तो चलिए सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, पिछले वीडियोज में भी बतलाया जा चुका है, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना, एक लाइन में समझिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है किसी भी दूसरे देश किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना, वो संपूर्ण देश है, यानी वो अपना निर्णय खुद से लेगा,
किसी भी दूसरे देश पर वो निर्भर नहीं है, अपना निर्णय वो स्वयं लेगा। तो उस तरीके के देश को संप्रभुत्व देश के अंतर्गत रखा जाएगा, संप्रभुत्व संपन्न। निर्णय चाहे वो आंतरिक निर्णय हो, यानी देश के अंदर का हो, चाहे वो बाहर का वैदेशिक हो, वो अपना निर्णय स्वयं लेगा। इस तरीके के देश को कैसे कहेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। जो निर्णय अपना खुद लेता है, स्वयं लेता है, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद आता है समाजवाद। समाजवादी जिसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, समाजवाद है। यहाँ पे समाजवादी दिया है। तो जो समाजवादी है ये दो तरीके से होता है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद और एक साम्यवादी समाजवाद। इस दोनों में अंतर क्या है, इसको समझें। तो आइए, लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होगा, तो जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, तो लोकतांत्रिक। और खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है वो है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। ये लोकतांत्रिक समाजवाद में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। वही भारतीय समाजवाद की बात करें तो इसमें जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिला जुला रूप है, भारतीय समाजवाद। इस समाजवाद को दो भागों में, लोकतांत्रिक, साम्यवादी, समझ गए होंगे। प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। पंथ निरपेक्ष क्या है, तो इसको देखते हैं। पंथ निरपेक्ष कहिए या धर्म निरपेक्ष कहिए, दोनों एक ही है। तो ये जो धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, ये भी भारतीय संविधान में काफी महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ हुआ धर्मनिरपेक्ष का कि जहां सभी धर्म समान हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म किसी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। जहां सभी धर्म समान है वहां क्या है, धर्मनिरपेक्ष। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो जहां सभी धर्म समान है वो धर्मनिरपेक्ष। समझ में आया होगा। इसके बाद जो लोकतंत्रात्मक है, ये लोकतंत्रात्मक लोकतंत्र समझते होंगे, जहां जनता का शासन होता है वहां लोकतंत्र होगा, वही लोकतंत्रात्मक। इस लोकतंत्रात्मक में जो शक्ति होती है जनता के पास, सारी शक्तियां जनता में ही निहित होती है इस लोकतांत्रिक देश में, तो उसको लोकतंत्रात्मक कहेंगे। जहां का शासन, जहां की शक्ति लोगों के पास होती है, जनता के पास होती है, वहां लोकतंत्रात्मक देश बनेगा। जैसे भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। इसके बाद से हम गणराज्य की बात करें तो जिस देश में, जिस राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, जिस देश का, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वहां पर गणराज्य होगा। जैसे भारत एक गणराज्य है, ठीक है। तो आप इस पूरे स्वरूप, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक तथा गणराज्य को समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं उद्देश्य में, न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा इत्यादि को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, इसका क्या अर्थ है, तो न्याय जब भी होगा तो तीन तरीके से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये तीनों जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, इस तीनों की सुरक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों मिल करके इस तीनों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की सुरक्षा करते हैं। डीपीएसपी, जिसका हिंदी
में अर्थ होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात की चैप्टर्स में मौलिक अधिकार डीपीएसपी पढ़ना है तो उसमें समझ में आएगा कि जो तीन तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसको देखते हैं। सामाजिक न्याय सबसे पहला, हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, उसके साथ समान व्यवहार करना सामाजिक न्याय कहलाएगा। आर्थिक न्याय किसको कहेंगे? तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और राजनीतिक कारण की बात करें तो हर व्यक्ति को राजनीतिक में अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। सभी के साथ समानता का व्यवहार, सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आ रही हैं उसको सभी नागरिकों के पास आसानी से पहुंचाना जाना चाहिए। ये राजनीतिक न्याय है। तो 3 तरीके के न्याय देखें आप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसके बाद से जो एक प्रस्तावना में शब्द है स्वतंत्रता, तो लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाना, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर भी प्रदान करना। लोग की किसी भी प्रकार की अगर लोग गतिविधि कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाना चाहिए सरकार की तरफ से। और उनके विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान भी करना, ये स्वतंत्रता हुआ। वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। समता का अर्थ हुआ बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ समान अवसर उपलब्ध कराना। कोई भेदभाव नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ समान अवसर प्रदान करना। जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो उसमें जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें विस्तार से आपको समझ में आएगा कि समता का अर्थ क्या होता है। फिलहाल आप इतना जानिए कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, यानी समान व्यवहार किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, के साथ समान व्यवहार, तो समता हुआ। बंधुत्व का अर्थ क्या हुआ? यानी भाईचारे की भावना। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। जैसे दो पक्षों में जब आपस में संबंध हुए तो वहाँ बंधुत्व होगा। जब दो पक्ष आपस में बंधे होते हैं तो वहाँ पे बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है। ये रहा प्रस्तावना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।